नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं नोडल अधिकारी साइबर प्रहरी डॉक्टर संकल्प राय से। आजकल सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है कि साइबर अटैक होने वाला है। क्या है ये साइबर अटैक और भी साइबर से संबंधित जो अपराध हैं उस पर किस तरह के अपराध होते हैं, उनका क्या निराकरण है, ये सारा कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है साथी संदेश लाइव में। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आपके प्रथम जो प्रश्न है उससे रिलेटेड सबसे पहली बात जो मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कभी भी आप अनजान लिंक्स जो होते हैं उसको कभी भी ओपन ना करें। अनजान फ़ोन कॉल्स को एंटरटेन ना करें, और यदि अनजान एप्लीकेशंस या आपको कोई मैसेजेस आते हैं तो उनको भी एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो एमएमएस हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप मैसेज हो। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोडिंग फैसिलिटी जो है वो टर्न ऑफ कर देनी चाहिए। ऑटो डाउनलोड कोई भी फाइल को नहीं करना चाहिए, और इमीडिएट सेटिंग्स को आप लोग चेंज करें। ये सबसे बड़ा बचाव होता है किसी भी साइबर अटैक से बचने के लिए। इनिशियली देखा गया है जब भी कोई हैकर कोई मैलवेयर आपकी डिवाइस में प्लांट करता है तो वो किसी न किसी मैसेंजर के माध्यम से टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप तक कोई संदेश पहुंचाता है, और उस अनजान लिंक को क्लिक करके आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो वो आपका सारा डिटेल्स जो है उस एप्लीकेशन के माध्यम से, उस लिंक के माध्यम से, उस फोटोग्राफ के माध्यम से, अनेक ऐसे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से वो ट्रैक करता रहता है। तो यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो सबसे पहले आप ठगी से बच जाते हैं। मोबाइल एक ऐसा माध्यम, इसे मोबाइल का जो निर्माण किया गया था ये लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया था, ताकि वो कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने परिचित लोगों से, अपनों से बात कर सके और यथास्थिति की जानकारी ले सके। लेकिन जो विशिष्ट मानसिकता के लोग हैं वो इसी मोबाइल का आज बहुत ही गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। अगर क्राइम का शिकार हो चुका है, क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले कहाँ शिकायत करनी चाहिए और बताएंगे? देखिए, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी यदि आप किसी साइबर ठगी का शिकार होते हैं तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें 1930 ये वह टोल फ्री नंबर है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है जिसे साइबर क्राइम से बचने के लिए बनाया गया है। ये आप तत्काल इस फोन नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, अथवा cybercrime.gov.in, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, cybercrime.gov.in। ये स्पष्ट रूप से आपके व्यूअर्स से मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साइबर ठगी हो जाती है तो आप तत्काल इन दोनों माध्यमों से 1930 और cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। पुलिस उसमें एक्शन लेगी। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यदि शिकायत गोल्डन आवर्स नियम का पालन करती है, मतलब एज सून एज पॉसिबल, यदि आप जितनी जल्दी त्वरित आप शिकायत को रेज करते हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है शिकायत सुलझने की वो हाई हो जाती है। दोस्तों, साइबर क्राइम के शिकार होने पर सबसे पहला काम आपको देरी नहीं करनी है। मैं इंटरप्शन के लिए पुनः माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ 2 बार मैंने ये नंबर रिपीट किया था, और मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे साथ इस नंबर को दोहराएं। 1930 इज द हेल्पलाइन नंबर। ये टोल फ्री साइबर अपराध को रोकने के लिए बनाया गया नंबर है। 1930 जो नंबर है इसका आह्वान मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा, 1930। और इसके अलावा cybercrime.gov.in ये पोर्टल किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप हो चाहे आपके व्यूअर्स हो, ये सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज याद रखना कि कभी आपके साथ साइबर ठगी हो जाती है तो तत्काल आप टोल फ्री नंबर अथवा इस पोर्टल पे आप अपनी शिकायत दर्ज करें। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इस नंबर को रिपीट करें। दोस्तों, नंबर आपने सुना, फिर एक बार दोहरा रहे हैं, 1930 यानी 1930। ये एक नंबर है जो आपको ठगी का शिकार होने से, अपराधी बनने से या अपराध हो जाने से बचा सकता है। और दोस्तों, दूसरा रास्ता है पोर्टल का, ऑनलाइन पोर्टल का, cybercrime.gov.in। इस पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं और अपनी शिकायत को जितनी जल्दी दर्ज कराएंगे उतनी जल्दी निराकरण
मिलेगा आपको और उतने परसेंटेज निराकरण के बढ़ जाते हैं। बच्चे बहुत शिकार हो रहे हैं जाने अनजाने में, गेम के माध्यम से या जिस भी माध्यम से इंटरनेट चलाते हैं और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीजें उनके सामने आती हैं और उसमें वो फंस जाते हैं जी। तो उसके लिए उनके उनके लिए कुछ बताएंगे? देखिए, कभी भी नेट एटिकेट्स किसी भी काम को करने के लिए हम बचपने से ये सीखते हैं, जानते हैं कि एटिकेट्स का पालन होना जरूरी है। उसी प्रकार जब आप नेट यूज करते हैं तो नेट एटिकेट्स का पालन करना उतना ही जरूरी है। इसी को हम डिजिटल पेरेंटिंग भी कहते हैं। डिजिटल पेरेंटिंग का अर्थ ये है कि बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट किया जाना चाहिए, ताकि एक एक निर्धारित समय उसको दिया जाना चाहिए, ताकि वो उस समय पे सोशल मीडिया हो गया, चाहे इंटरनेट हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, या अनेक ऐसे माध्यमों से उसको यूटिलाइज कर सके। डिस्ट्रक्टिव गेमिंग या समय का जो बर्बादी होता है, जो मेन कंसर्न पेरेंट्स का रहता है, उससे बचने के लिए डिजिटल पेरेंटिंग्स का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सर ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन आजकल देखा जा रहा है जो पढ़े लिखे युवा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं साइबर ठगी के या साइबर क्राइम के। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या है? शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना या लालच या बेरोजगारी? सबसे ज्यादा अगर कोई ठगी के शिकार होते हैं वो तो होते हैं जागरूकता की कमी के कारण, है ना। डर और लालच ये दूसरे अन्य फैक्टर्स हैं जो काउंट करते हैं। साइबर अपराधी जो है लोगों के इमोशंस को देखकर उन पर अटैक करते हैं। यदि वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में एक भय क्रिएट का माहौल क्रिएट करेंगे और आपसे पैसे उगा लेंगे। इसी प्रकार अवास्तविक लालच देकर लोगों को पैसे की मांग की जाती है और उनको रकम दुगना करने, तिगुना करने और कई गुना कर देने का जो झूठा प्रलोभन दिया जाता है, वादा किया जाता है, लोग उस ट्रैप में आ जाते हैं और लालच में फंस जाते हैं। तो यदि व्यक्ति जागरूक रहेगा, और ये बात हमेशा मान के चलिए कि देयर इज नो शॉर्टकट। कभी भी किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत हार्ड अर्न मनी होता है, आपकी मेहनत और पसीने की कमाई जो कहते हैं, पैसा उस तरीके से आता है। तो हमेशा यदि आप जागरूक रहेंगे तो आप अपने पैसे का प्रोटेक्शन कर पाएंगे, अपनी संपत्ति को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सर बीच में एक मामला देखने को आया था कि वीडियो कॉल्स आते थे या लोन के नाम पे आपकी सेल्फी फोटोज मांगी जाती थी और वो आपके आपके सोशल अकाउंट को हैक करके उस पर कुछ गलत आपत्तिजनक फोटोज बना करके या वीडियोस बना करके अपलोड करते थे और आपको जो ब्लैकमेलिंग करते थे। तो सर ये जो वीडियो कॉल्स आते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए, ये मैं आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो इस प्रकार से देना चाहूंगा। इस पर्टिकुलर क्राइम को कहते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन कहलाता है। सेक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन शब्द इसमें इंक्लूडेड है। इसी प्रकार इसको हनी ट्रैप भी कहा जाता है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास एक अपोजिट सेक्स का बनके कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करता है, आपसे आपका कॉलिंग नंबर लेता है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा, एक अनजान नंबर द्वारा आपको कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल होता है ऑफ कोर्स, जिसमें अगेन अपोजिट जेंडर बनकर आपको एक ऑब्सीन कंटेंट आपके सामने परोसा जाता है और आपसे एक आपत्तिजनक सिचुएशन में आने की मांग की जाती है। जैसे ही आप इस सिचुएशन में आते हैं तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली जाती है और उसके बाद सिलसिला शुरू होता है अंतहीन ब्लैकमेलिंग का। इसी को हम एक्सटॉर्शन कहते हैं। तो इससे बचने का सबसे पहला उपाय ये है कि अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करना है। अनजान फोन कॉल्स एक्सेप्ट ही ना करें। इसके अलावा अनजान लोगों से चैटिंग, फोन कॉल्स या लिंक्स कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। वो कहते हैं ना, दिल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ आपको दिल से ज्यादा बुद्धि लगानी है। तो यदि आप जागरूक रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो आप कभी भी सेक्सटॉर्शन की चपेट में नहीं आएंगे। क्या बात है दोस्तों, आपने सुना सर ने साफ साफ कहा है कि अकल लगानी पड़ेगी, पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद किसी प्रकार का कदम उठाइए। सर कुछ और बातें क्या हो सकती हैं? कोई एक आसान तरीका? देखिए, कुछ टिप्स जो आपके माध्यम से मैं देना चाहूंगा। पहला ये कि हमेशा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग मतलब उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होने चाहिए, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण होना चाहिए आपका पासवर्ड। इसके अलावा आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं ना, वो ऑन रहना चाहिए। जैसे सपोज आपने
पासवर्ड डाला है 1 2 3 4 5 व्हाटएवर आपका एक पासवर्ड है, उसके अलावा आप उसमें बायोमेट्रिक एंट्री ऑन कर दें, तो आपका चाहे वो डिवाइस हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका ईमेल खाता हो, चाहे वो आपके बैंकिंग खाते हो, ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं। हैकर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि एक लेवल पार करके दूसरा लेवल पार कर पाना, जब तक उनके पास बायोमेट्रिक अनुमति नहीं होगी, चाहे वो आइरिस हो सकता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है, थंब इम्प्रेशन हो सकता है, इत्यादि। और जैसे कि आपने भी मुझे सुझाया, और व्यक्ति जब उन खातों का उपयोग ना कर रहे हो, तो चाहे वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे आपका बैंकिंग हो, ऑलवेज लॉग आउट, आप लॉग आउट जरूर करें, इससे आप बचे रहते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सेफ तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। जब सोशल मीडिया अकाउंट की जरूरत ना हो तो उसे लॉग आउट करके रखें, क्योंकि हमने भी ऐसा देखा है कि बहुतों के मोबाइल में हमेशा की एनी टाइम इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इस तरह की जो भी सोशल अकाउंट है हमेशा ऑन रहते हैं, और इसी का फायदा साइबर ठग उठाते हैं और आपके अकाउंट को हैक करके आपको ठगी का शिकार बनाते हैं। एक और चीज क्योंकि जहन में आ ही गई है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी अपने डिवाइसेस पे अपने पासवर्ड को सेव ना करें। अक्सर होता यह है कि लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चलते वो एक ऑप्शन होता है, वो रिमेंबर माय पासवर्ड, उसको चेक कर देते हैं, उसको टिक कर देते हैं, और आपकी डिवाइस जो है वो प्रोन हो जाती है किसी भी अटैक के लिए। तो अगेन जब ये बात एंड हो ही रही है, कंक्लूड हो रही है, तो आपसे निवेदन है मेरा कि डिवाइसेस पे अपना पासवर्ड स्टोर ना करें। पासवर्ड स्टोर करने के लिए आपके पास बुद्धि में स्टोर करना है, तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में साइबर प्रहरी के नोडल अधिकारी संकल्प राय जी, जिन्होंने अपनी जानकारी दी है और आपको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई कि किस तरह से आप साइबर अपराध से बच सकते हैं और साइबर अपराधियों को दांतों तले चने चबवा सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।